हाय गाइस, दिस इज़ देवांशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत समय बाद मैं ऐसे सिट डाउन वीडियो कर रही हूँ अपने घर से, सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। अगेन आई एम बैक टू माय ओल्ड बैकग्राउंड, जो कि अभी कुछ दिनों के लिए रहेगा ऑब्वियसली। बट आज हम क्लैट के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली A to Z एवरीथिंग, ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के लिए इस एग्ज़ाम में कितने सीट्स होती हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, कितना टाइम मिलता है, एवरीथिंग जो कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट के दिमाग में एज डाउट आ सकता है, वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दैट। तो आपको अगर ये जानने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ देखते रहें। एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टिक अलॉन्ग इन दिस जर्नी। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं क्लैट की फुल फॉर्म से, विच इज़ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एक सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट होती है, और इस एग्ज़ाम के थ्रू, इस एग्ज़ाम में आपके परफॉर्मेंस के थ्रू आप सिलेक्ट होते हो टू बी अ पार्ट ऑफ द 22nd नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री। और ऐसे बहुत से प्राइवेट लॉ स्कूल्स हैं, सेल्फ फाइनेंस लॉ स्कूल्स हैं, जो क्लैट के स्कोर को या रैंक को एक्सेप्ट करते हैं टू गिव यू एडमिशन इन देयर लॉ डिपार्टमेंट्स। अब इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होती है। आई डोंट थिंक इसका कोई भी अल्टरनेटिव है कि आप हिंदी में या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में इस पेपर को दे सको। दिस पेपर इज़ कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट माइट बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर पीपल हु आर नॉट वेरी अक्वेंटेड विथ इंग्लिश और फ्रॉम अदर मीडियम्स, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट। और इस क्लैट एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने के लिए जो फ़ीस आपको भरनी पड़ती है, दैट इज़ 4000 रुपीज़। ऐसे बहुत लोगों का ये कहना होता है कि क्लैट की एंट्रेंस फ़ीस जो है इतने हाई क्यों है। उस पर एक सेपरेट वीडियो डिमांडेड है यहाँ पे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हो कि उस पर मैं कोई वीडियो बनाऊँ और ये इशू एड्रेस करूँ कि ऐसा क्यों है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हो। कॉमेंट सेक्शन में आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, या फिर आप अगर चाहते हो कि मैं और किसी डिफरेंट टॉपिक पे रिलेटेड टू दिस वीडियो बनाऊँ, तो आप कॉमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स और क्वेरीज़ हमेशा डाल सकते हो। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरा मेल आईडी हमेशा से मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अगर मुझे उस बात की नॉलेज हुई तो मैं तुरंत ही आपको उसका आंसर दे दूँगी। अदरवाइज आई विल रिसर्च ऑन दैट अ लिटिल बिट एंड देन आई विल गेट बैक टू यू थ्रू अ वीडियो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपके 12th में आपको मिनिमम 45% लाने ज़रूरी हैं। एंड अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, यानी कि SC या ST कैटेगरी से हैं, तो आपको 40% लाने की ज़रूरत है। कंपटीशन बहुत हाई है इस एग्ज़ाम का, बिकॉज कुछ अराउंड 2400 सीट्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्वेशंस, चाहे वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो, वो NRI कोटा हो, वो EWS कैटेगरी हो, वो डोमिसाइल रिजर्वेशन हो। हर एक चीज़, हर एक काइंड ऑफ रिजर्वेशन को इकट्ठा करके देयर आर ओनली अराउंड 2400 सीट्स, नॉट इवन एग्जैक्टली 2400 सीट्स इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। सो द कॉम्पिटिशन हियर इज़ वेरी हाई। लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये है कि क्लैट में बैठने के लिए देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। लोअर एज लिमिट तो आप मान सकते हो कि 17-18 साल, बिकॉज हाँ, आपके पास आप 12th देने के बाद ही क्लैट दे सकते हो। आप या तो ऑन गोइंग हो, अगर लाइक आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है, या फिर जैसे दिसंबर में अभी क्लैट आ रहा है, क्लैट 2023, तो ऑन गोइंग है। इधर आप 12th में रह के इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, या फिर आप एक 12th पास आउट होने के बाद इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। लेकिन क्लैट का अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। आप चाहे 25 ईयर्स के हो, या 35 ईयर्स के हो, या 40 ईयर्स के हो, आप क्लैट की परीक्षा के लिए कभी भी बैठ सकते हो। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इस एग्ज़ाम में 5 सेक्शंस होती हैं: रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, इसमें लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज ओरिएंटेड सेक्शन होता है। जैसे कि अगर आपको याद हो, हम जैसे ICSE में, CBSE में भी हो सकता है, बट ICSE में स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चंस आते थे जहाँ पे लंबे पैसेजेस आते थे, और उससे रिलेटेड हमें वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो उसी का एक ही हायर वर्जन है। इसमें प्रिपेयर करने के लिए आपको अपनी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आपको अपनी रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। सो ये हो गया एक सेक्शन। दूसरा सेक्शन जो है वो है करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही एसेंशियल पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। यू शुड नो अबाउट वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू। करंट अफेयर्स से अप टू डेट रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप
एवरी डे न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर पढ़ना कभी ना छोड़ें। आप अगर आप फिज़िकल कॉपी किसी वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, आपके एरिया में फ़िज़िकल कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो आप सॉफ्ट कॉपीज़ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप सिर्फ इन शॉर्ट्स या ऐसे कहीं से समरीज़ देख के ये ना सोचें कि हाँ इससे मेरा कवर हो गया। वो पढ़ते रहें, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट टू प्रिपेयर जुडिशियसली फॉर करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, एक ही पढ़े, 2-3 पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ लाइक नॉट रिक्वायर्ड। आप एडिटोरियल्स पढ़ते रहें न्यूज़पेपर में। एडिटोरियल्स अगर आपको समझ में नहीं आते हैं, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अनलेस आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तब जाके आपको एडिटोरियल्स एकदम एक बारी में समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आप एवरेज लेवल के हो इंग्लिश में, जैसे कि मैं थी, तो आप पहले एडिटोरियल्स के एक्सप्लेनेशंस आप देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कि एवरी डे न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, तो वहाँ से आप एडिटोरियल्स का एक यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि किस बारे में बात हो रही है। उसके बाद अगर आप पढ़ो तो आपको बेहतर समझ में आता है। और भी बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, जीके टुडे है, जागरण जोश है। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो वो ऑब्वियसली आपके क्लासेस लेते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड, या फिर आपको कंपाइलेशंस देते हैं। तो सबका अलग पढ़ने का तरीका होता है, बट मैं ये कहूँगी कि आप अपने सोर्सेज को ज़्यादा डाइवर्सिफाई ना करें। स्टिक टू वन, नहीं वन बहुत कम हो जाएगा, 2 to 3 सोर्सेज एट मैक्स। सो दैट वुड बी माई टिप फॉर करंट अफेयर्स। फिर आता है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग जो है, इसके लिए ऐसी कोई मार्केट में एज सच किताबें मेरी नॉलेज में, हाँ एक है जो कि मैं पढ़ती थी, लीगल एप्टीट्यूड का एक बुक है, इट इज़ बाय, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द ऑथर, बट हाँ वो मैं पढ़ती थी। दैट कैन बी यूज़फुल टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। और क्वेश्चन बैंक भी है उसमें अच्छा। अगर मुझे उस बुक का फ़ोटो मिलता है, मेरे पास अगर है तो मैं फ़ोटो डाल दूँगी, मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में उसको दिखाया है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड बुक। उसमें काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, बहुत से केस लॉज के बारे में दिया गया है, तो उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग, थरो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि लीगल रीजनिंग का जो सेक्शन है, आप भले ही किसी कोचिंग में एनरोल ना हो, बिकॉज आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि सबकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती है, या फिर सबका बच्चों का टाइम कॉन्स्ट्रेंट भी होता है कि नहीं हम 11-12 के साथ क्लैट कोचिंग नहीं संभाल पा रहे, विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आप लीगल रीजनिंग के लिए स्पेसिफिकली एक मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर कर लें, ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप समझ पा रहे हो कि नहीं। बिकॉज आप जब मॉक टेस्ट दोगे और आप एनालाइज करोगे कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, तो यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, आपको कहाँ सुधारना चाहिए। सो स्पेशली फॉर लीगल सेक्शन, फॉर एनी सेक्शन एक्चुअली, बट स्पेशली फॉर लीगल रीजनिंग सेक्शन आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगानी चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं तो आप उसको एक टेस्ट सीरीज़ में लगा दीजिए। आप कोई कोचिंग, भले ही क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन ना करें, बहुत से बच्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगा दें, ताकि आपको अपनी स्टैंडिंग समझ में आए। जब आप ऑल इंडिया में या फिर आपके जो भी कोचिंग का आप लगा रहे हो, वहाँ पे आप अपने रैंक देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि वेयर यू स्टैंड। तो ये हो गया। लॉजिकल रीजनिंग के लिए देयर इज़ अ वेरी गुड बुक कॉल्ड वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। आई थिंक इट्स बाय आर.एस. अग्रवाल। मैं वहीं से प्रैक्टिस करती थी, बट वहाँ पे बट उसमें भी ना मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में भी ऑल्सो दे हैव स्टार्टेड आस्किंग पैराग्राफ काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि आपको कुछ दिया गया है, वहाँ से आपको रीजनिंग निकालनी है। ये सेक्शन जो है ये काफ़ी मुझे टफ लगता था, और कभी कभी ऐसे व्हाट डू यू कॉल इट, हाँ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और वहाँ से आपको काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे। ये सारी चीज़ें जो मैं कह रही हूँ आपको, ये आपको बेहतर समझ में आएगा जब आप ये वीडियो देखने के बाद पास्ट ईयर पेपर्स देख लोगे, तो यू विल गेट अ गुड होल्ड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड इन क्लैट। बाकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एज द नेम सजेस्ट्स, ये मैथ सेक्शन है, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आपकी 10th की जो मैथ्स की बुक है दैट इज़ मोर देन इनफ। एक बार आप क्लैट के सिलेबस को गो थ्रू कर लें। आई थिंक कंसोर्टियम के वेबसाइट पे होगी अवेलेबल, या तो बहुत से वेबसाइट्स पे क्लैट की सिलेबस तो अवेलेबल होती है। एक बार आप सिलेबस गो थ्रू कर लें, उस हिसाब से आप अपनी बुक लिस्ट बना लें और फिर शुरू करें। एंड ये टिप मैंने कहीं पे तो पढ़ी थी, और मुझे पहले लगता था कि यार ऐसे करने से फ़ायदा होगा नहीं होगा, बट मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके लिए वर्क करे तो अच्छी बात है। आप बिफोर इवन स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, क्लैट
की प्रिपरेशन शुरू करने से एकदम ही पहले आप हर एक सब्जेक्ट का, दिस इज़ जस्ट अ टिप, मैंने कहीं से सुनी है तो मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपके लिए काम कर जाए। हर एक जो सेक्शन है इस एग्ज़ाम में उसका एक इंडिविजुअल टेस्ट लगा दें। 20 मिनट्स के टेस्ट आते हैं, बहुत से वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे। जितनी भी कोचिंग्स हैं क्लैट की, सब अपना थोड़ा थोड़ा अपने वेबसाइट्स पे फ्री टेस्ट्स तो रखते हैं, तो कोई भी एक ले लें और उसमें देखें कि आप सबसे अच्छा किस में स्कोर कर रहे हैं और सबसे कम किस में स्कोर कर रहे हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो वहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन सा वीक पॉइंट है। उसके बाद अगर आपके पास कम टाइम है, जैसे कि लोग जो दिसंबर में देने वाले हैं और अगर आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन शुरू नहीं की थी, अब कर रहे हो, तो अभी आपके पास जितना भी टाइम है आप उसको उस हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हो, वैसे अपना एक कस्टमाइज स्टडी प्लान बना सकते हो। तो ये मैंने इसमें थोड़ा बहुत ये भी इंक्लूड कर दिया कि आप प्रिपरेशन अपनी जो जर्नी है वो शुरू कैसे कर सकते हो। तो या दैट वाज इट। उसके बाद ये यूजुअली बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ सेफ स्कोर इन क्लैट, या फिर कितना, इफ़ आई हैव स्कोर्ड 70 कैन आई एक्सपेक्ट दिस NLU, इफ़ आई हैव स्कोर्ड 65 कैन आई एक्सपेक्ट दिस NLU। तो मैं एक बात यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको बता दूँ कि क्लैट एग्ज़ाम में आपका स्कोर कभी मैटर नहीं करता, आपका रैंक मैटर करता है। ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से 2023 में आप 70 मार्क्स लेके आ रहे हो, बट आपका जो रैंक है दैट इज़ समवेयर अराउंड 1300 या 1400, तो यू विल गेट इनटू वन ऑफ द NLUs। भले ही लोअर NLUs मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि किसी दूसरे ईयर में आप 85 मार्क्स लेके आ रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज उस साल शायद पेपर इजी आया था तो कट ऑफ्स बहुत हाई चले गए, तो 85 मार्क्स में भी योर रैंक इज़ 2000, तो वहाँ पे आपको शायद वेटिंग लिस्ट में रहना पड़े, आपका नाम आ जाए बट सेकंड या थर्ड लिस्ट में जाके आए या फिर ना आए। सो यू कैन नेवर बी श्योर कि इतना मार्क्स अगर मैं लेके आऊँ तो हो जाएगा। आपका रैंक डिटरमाइन करेगा कि आपको NLU मिलेगा, और अगर मिलेगा या नहीं सबसे पहले, और अगर मिलेगा तो हायर NLUs मिलेंगे या लोअर वंस मिलेंगे, और रैंक विल डिटरमाइन दैट। तो ये रैंक पता करने के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें और वहाँ पे दूसरे बच्चों से अपनी रैंक्स कंपेयर करते रहें। तो ये है। बाकी क्लैट के बारे में और एक चीज़ है कि हाँ, एक चीज़ होती है कि लेट्स से आप भी क्लैट दे रहे हो और मैं भी क्लैट दे रही हूँ, एंड हम दोनों के ही एग्ज़ाम में सेम स्कोर्स आ गए। सपोज आई हैव स्कोर्ड 74.25 एंड इवन यू हैव स्कोर्ड 74.25। ऐसा तो होता है ना कि बहुत से बच्चे सेम मार्क्स में रहते हैं, तो इन दैट केस किसको कौन सा NLU मिलेगा रैंक के हिसाब से, तो मतलब किसको हायर रैंक मिलेगी। सो इन दैट केस क्या होता है कि लेट्स से हम दोनों के सिमिलर मार्क्स ज़रूर आए हैं, बट आपने जो है लीगल सेक्शन में मुझसे 2 नंबर ज़्यादा आप लेके आए हो और मैं आपसे 2 नंबर पीछे हूँ। तो बिकॉज दिस इज़ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, तो लीगल सेक्शन को वेटेज देते हुए यू विल बी गेटिंग अ हायर रैंक देन मी, एंड मुझे आपके बाद रैंक मिलेगी। लेट्स से हमारे लीगल के भी मार्क्स सेम आ गए, आपने भी 25 रखा, मैंने भी 25 रखा, लेट्स से, तो उस केस में अगर मैं आपसे बड़ी हूँ तो मैं आपके आगे आ जाऊँगी, बिकॉज ऐसा यूजुअली परसेप्शन होता है ना कि जो छोटे हैं वो तो खैर एज का एक फैक्टर रहता है कि हायर योर एज इज़, आपको जॉब मिलना उतना मुश्किल हो जाता है, आपका कहीं और एडमिशन होना उतना मुश्किल हो जाता है। सो एज प्लेज अ फैक्टर ओनली हियर। बाकी एग्ज़ाम लिखने के लिए एज कोई फैक्टर नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ज़्यादा एज के हो तो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। और अगर इत्तेफाक से एज भी सेम है और मार्क्स भी सेम है तो फिर वो कोई कंप्यूटराइज्ड लॉटरी काइंड ऑफ करते हैं और जिसका नाम पहले आ गया उसको दे देते हैं। तो ये हो जाता है चीज़ जो जब आप एक टाई वाले स्कोर में रहते हो। क्लैट एग्ज़ाम के बारे में हमने रफली थोड़ी बहुत बातें तो कर ली है, अभी ये बात करते हैं कि व्हाट आफ्टर क्लैट की, मतलब आप लॉ स्कूल में पहुंच जाते हो, उसके बाद क्या है, इसके बाद इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो कई सारे हैं, आप लॉ फर्म्स में जॉब कर सकते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में, आप कंपनीज़ में रह सकते हो, लीगल डिपार्टमेंट में, आप PSUs में काम कर सकते हो, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स, इसके बारे में आप थोड़ा गूगल कर लो, या तो फिर एक सेपरेट वीडियो डिमांडेड है यहाँ पे अगेन, राइट। आपको जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं आप कमेंट्स में पूछते जाओ। और ये भी ये एक ऐसा सवाल था, क्लैट के बारे में लोगों के माइंड में बहुत डाउट थे जो भी मेरा चैनल देखते हैं, तो पीपल यूज टू आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑल द टाइम। तो मैंने सोचा कि आज एक कंपाइल्ड वीडियो बनाती हूँ डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग ऑल अबाउट क्लैट, तो इससे हो सकता है लॉट ऑफ पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम और उन्हें थोड़ा आइडिया मिल जाए
सो या आप PSU में जॉब कर सकते हो, आप हायर स्टडीज़ करके यू कैन गेट इनटू एकेडमिक्स, आप पढ़ा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, आप जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो, आप कंपनी सेक्रेटरी बनने की तैयारी कर सकते हो। और आई थिंक जॉब मिलना बहुत ईजी हो जाता है। ईजी नॉट इन द सेंस कि एकदम ऐसी जॉब मिल जाती है, बट ईजी का मतलब ये हो गया कि आपके पास बहुत ब्रॉडर ऑप्शंस है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सी एग्जाम्स दे के यू कैन गेट इनटू पोस्टिंग्स, एंड प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए बहुत ऑप्शंस हैं। यू कैन वर्क इन ट्राइब्यूनल्स, यू कैन वर्क इन कमीशंस, सो यू हैव अ डाइवर्स ऑप्शन। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है लॉ प्रोफेशन के बारे में कि आप अनएम्प्लॉयड कभी नहीं बैठोगे। आप लिटिगेशन में जा सकते हो, आप अपना खुद का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। उसके लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना पड़ता है, और बस यही है। तो ये थोड़ी सी बातें होंगी करियर ऑप्शंस के बारे में। अब एक सवाल जो होता है वो ये होता है कि कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए फॉर क्लैट। देखिए, स्ट्रीम एज सच जैसे कि नीट हो गया या जेई हो गया, तो उसके लिए तो ऐसा है कि इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर नीट, आप साइंस स्टूडेंट तो होने चाहिए हो, प्लस यू शुड हैव बायो एज योर सब्जेक्ट। आप अगर जेई के लिए प्रिपेयर करते हो तो यू शुड बी अ साइंस स्टूडेंट, यू शुड हैव मैथ्स एज योर सब्जेक्ट। तो वो थोड़ा सा सब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रीम ओरिएंटेड डेफिनेटली हो जाता है। बट क्लैट में एज सच कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि अगर आप इस स्ट्रीम के हो तो आप एग्जाम में बैठ सकते हो, अगर इस स्ट्रीम के हो तो नहीं बैठ सकते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। ये दो चीज़ें मुझे जो है बहुत एडवांटेज लगती है। एक है एज लिमिट, कि आपको जब भी यू फील दैट यू वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन यू कैन, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि कोई स्ट्रीम ओरिएंटेड नहीं है। आपको जब भी लगे कि लेट्स से जैसे मैं साइंस पढ़ रही थी, मुझे मिडवे लगा कि नहीं, आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद साइंस, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, आई स्विच्ड माई गियर्स टू लॉ। तो उसके बाद अभी मैं लॉ स्कूल में हूँ। हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं बेसिकली एक फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर में जाने वाली हूँ, एंड आई एम फ्रॉम सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। सो कमिंग बैक, ये है कि आप कोई भी स्ट्रीम से हो, इससे क्लैट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि मैं एक साइंस स्टूडेंट थी, एंड जब तक मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे क्लैट की एग्ज़ाम देनी है, तब तक आई वॉज ऑलरेडी इन 12th। तो बहुत पढ़ाई का प्रेशर रहता था। आई वॉज फ्रॉम ISC बोर्ड, मैं PCMB की स्टूडेंट थी। सो मैं 12th में आई कुड नॉट प्रिपेयर फॉर क्लैट एट ऑल, जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा 1 साल। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा 1 साल वेस्ट हो गया, बिकॉज उस 1 साल में मैंने काफ़ी मेहनत की, और आई गॉट इन टू अ गुड कॉलेज, नॉट एन NLU बट अ गुड प्राइवेट कॉलेज। इट्स कंसिडर्ड टू बी अ गुड इनफ कॉलेज, सो इट वर्कड इन माई फेवर। बट आप अगर नहीं चाहते हो अपना एक भी ईयर वेस्ट करना है, फिर बहुत लोग होते हैं, मैं ऐसी थी कि मैं किसी डमी कॉलेज में रह के पढ़ाई नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मुझे अपना पता था, आई न्यू माई सेल्फ कि मैं किसी कॉलेज में चली जाऊँगी तो मेरा एक कंफर्ट जोन डेवलप हो जाएगा। आई विल फील लाइक कि हाँ ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कॉलेज तो है ही, और मैं अपना 100% नहीं दूंगी। इसीलिए आई टुक द डिसीजन कि आई एम नॉट गोना एनरोल माई सेल्फ इन टू एनी कॉलेज। मैं कंप्लीट ड्रॉप लेके पढ़ाई करना चाहती हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आपके लिए। सो दैट इज़ वाई आई टुक अ कम्प्लीट ड्रॉप। बट अगर आप चाहते हो कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है और आपको एक ही अटैम्प्ट में इसको क्रैक करना है, तो हम स्ट्रीम की बात कर रहे थे, मैं कहीं और चली गई। तो स्ट्रीम मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ लो। ह्यूमैनिटीज़ बेस्ट रहेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द NLUs दैट वी हैव दे ऑफर ओनली एंड ओनली द BA LLB कोर्स। बाकी अगर आप प्राइवेट में पढ़ते हो, हाँ कुछ NLUs डेफिनेटली BA BBA LLB दे ऑफर बोथ द कोर्सेज। और आई थिंक गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या किसी में BSc LLB भी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बट मोस्ट ऑफ द लॉ स्कूल्स दे ऑफर BA LLB, जो है ये मोस्ट डिमांडेड एंड मोस्ट क्या आप बोलते हैं कि मोस्ट हाई वाइडली प्रोवाइडेड कोर्स है। तो ह्यूमैनिटी सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन इवन इफ़ आप कॉमर्स से हो, सो इवन दैट विल बी हेल्पफुल कि आप BBA LLB ले सकते हो, बिकॉज BBA में जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, तो यू विल गेट अ हेल्प इन दैट। तो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, और कॉमर्स लोगे तो आई थिंक ह्यूमैनिटीज़ में भी है, बट यू विल ऑल्सो हैव अ बैकअप कि अगर ये नहीं होता है तो फिर आप मतलब जो भी है, साइंस में भी यू हैव बैकअप। बट वाई टू, अगर आपने डिसाइड कर लिया अभी से, लाइक अगर आप 10th में हो, आपने अभी भी 10th दिया है, यू जस्ट अबाउट टू एंटर इन टू 11th, या फिर आप 10th में हो, अभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हो और आपके दिमाग में आ रहा है कि आपको क्लैट देना है,
you're getting interested in this field, then please take commerce or humanities, don't go for science. अभी lastly I would just want to cover one point कि आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपको क्लैट के लिए बैठना चाहिए या नहीं। बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं पहले ये सवाल आंसर नहीं करती थी, बिकॉज़ मुझे लगता था कि मुझ में इनफ नॉलेज नहीं है। बट नाउ सिंस आई एम स्टडिंग इन अ लॉ स्कूल और मुझे लगभग थोड़ी बहुत आइडियाज़ हैं इस बारे में कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए टू सर्वाइव इन अ लॉ स्कूल। तो सबसे पहली बात यह है कि यू शुड बी अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्डवर्क आपको बहुत करना पड़ेगा लॉ स्कूल में, बहुत बर्नआउट होगा, बहुत कभी अगर आपको हार्डवर्क करने की आदत नहीं है तो इट इज़ गोइंग टू गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बट अगर आपको अभी तक हार्डवर्क करने की आदत नहीं थी, नो वरीज, आप अब से करना शुरू कर दो। ऐसा तो नहीं है कि आप लाइफ में कभी कर ही नहीं सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। सो स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम दिस मोमेंट। सो दैट इज़ समथिंग दैट्स डेफिनेटली डूएबल। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड लाइक रीडिंग। अगर आपको थोड़ा बहुत रीडिंग पसंद है देन इट्स फाइन। अगर आपको बहुत पसंद है तो क्या ही बात है। लेकिन अगर आप उनमें से हो कि बुक्स एंड मी, नो वे, आई डोंट लाइक रीडिंग एट ऑल, सो लॉ स्कूल इज़ नॉट फॉर यू। बिकॉज लॉ स्कूल में आपको एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी। नॉट ओनली अकेडमिक रीडिंग बट इवन नॉन अकेडमिक रीडिंग आपको बहुत करनी पड़ेगी। बिकॉज आपके लिए कुछ सेमेस्टर्स में मैंडेटरी होता है कि आप रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करो, आपको बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं, आपको मूड्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है जिसके लिए आपको बहुत से केसेस पढ़ने पड़ते हैं, आपको ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो दैट इज़ मैंडेट ऑफ एवरी लॉ स्कूल। सो रीडिंग इज़ लाइक इट्स इनएविटेबल इन लॉ स्कूल। तो रीडिंग पसंद आनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि करंट अफेयर्स जो आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो वो आपको आगे लॉ स्कूल में भी बहुत काम देने वाला है। लाइक वो आदत आपकी छूटनी नहीं चाहिए बिकॉज यू विल नीड इट अ लॉट इन लॉ स्कूल टू सर्वाइव। बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में कभी जो कि करंट हैपनिंग्स रिलेटेड होते हैं, जैसे कि इन आर सेमेस्टर, रीसेंट सेमेस्टर, हिजाब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, मतलब उससे रिलेटेड एग्जैक्टली उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा बट उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपसे कर लेंगे। जो अभी पेगासस का न्यूज़ चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इफ़ you don't really like knowing about what's happening in the world, what's happening in your country, then law school is not the right place for you, I would say. But हाँ, ऐसा नहीं है कि you can't make it in law school। अगर आपको अभी आदत नहीं है तो आके आदत पड़ जाएगी। सो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कोई रुकावट नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपका इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स बिकमिंग अ जज और एन IAS ऑफिसर, सो दिस कोर्स इज़ गोइंग टू प्रूव वेरी बेनिफिशियल इन दैट केस। जुडिशल सर्विसेज में तो आपको हेल्प करेगा ही, लेकिन आप अगर UPSC के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो आई थिंक जो UPSC में आपके जो भी पेपर्स होते हैं, पॉलिटी वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट उस सेक्शन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एंड लॉ ऑप्शनल एज सच भी आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत हेल्प करेगा लेटर ऑन इन लाइफ जब आप बन चुके होते हो ऑफिसर, राइट? बिकॉज यू विल ऑलरेडी हैव अ गुड होल्ड ऑन द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री एंड यू विल प्रॉबली मेक अ बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको जाननी चाहिए। और कुछ अगर मैं भूल रही हूँ, लेट मी थिंक। हाँ, लास्टली मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आपका थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड जो है उसको थोड़ा डेवलप करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट रीजनिंग, लॉजिक इन वट एवर यू डू, वेन एवर यू सॉल्विंग क्वेश्चंस, थोड़ा सा लॉजिकली हर चीज़ को देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा अलर्ट रहें, माइंडफुल रहें। ये आपको एज अ लॉ स्टूडेंट एंड इन द फ्यूचर एज अ लॉयर, वेदर यू वर्क एज अ लिटिगेटर और इन अ कॉर्पोरेट हाउस, आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, ऐसा मुझे लगता है, जितना मैंने अपने सीनियर से सुना है और खुद भी एक्सपीरियंस किया है टू सम एक्सटेंट। सो दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। बहुत लंबी वीडियो थी लेकिन आप सबके क्वेरीज आंसर करना वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस लेंथी वीडियो बट आई रियली वांटेड टू एड्रेस टू ऑल योर क्वेरीज। सो या इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस है देन पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है, तब से बोले जा रही हूँ लास्ट 30 मिनट्स से। सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं जो कि इंटरेस्टेड है इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, then make sure you send this video to them, and that's it from my side. Thank you so much. Have a great day.